नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनालिसिस में। और आज के इस एनालिसिस में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसकी क्लाइंटल लिस्ट में जियो, सेल, डीएलएफ जैसे बड़े बड़े नाम हैं। और दूसरी बात, कंपनी आने वाले समय में 100 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रही है और कंपनी की मार्केट कैप मोटा मोटा देखे तो 1700 करोड़ के आसपास है, तो केपेक्स भी काफ़ी बड़ा नंबर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के स्टॉक का नाम है हमारे हाईटेक स्टील पाइप्स। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन या टिप नहीं है। मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और मार्केट में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस ओवरव्यू की बात करते हैं तो कंपनी की मार्केट कैप अगर हम देखें तो 1700 करोड़ के आसपास है। कंपनी का सेक्टर अगर हम देखें तो कैपिटल गुड्स में है, तो कंपनी का कारोबार पाइपलाइन सेक्टर में है। और दो फैक्ट जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी की क्लाइंटल लिस्ट में अदानी, डीएलएफ, जियो, सेल जैसे बड़े बड़े नाम हैं और कंपनी आने वाले समय में 100 करोड़ का केपेक्स भी प्लान कर रही है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इनके चेयरमैन आते हैं अजय बंसल, इनके होल टाइम डायरेक्टर आते हैं अनीश बंसल और सीएफओ आते हैं अरविंद बंसल। तो हम मोटा मोटा मान सकते हैं ये फैमिली ओन्ड ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी जनवरी 2 1985 में शुरू हुई थी। कंपनी का नाम स्टार्टिंग में रामलाल हरबंस लाल लिमिटेड था और कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब जब कंपनी शुरू हुई उसका सर्टिफिकेट जनवरी 23 को मिला। आगे बढ़ते हैं तो अक्टूबर 15 1986 में कंपनी रीनेम हुई। कंपनी ने अपना नाम रामलाल से हाईटेक पाइप्स लिमिटेड कर दिया। 1988 में हम देखें तो कंपनी ने माइल्ड स्टील पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी और 1996 में कंपनी ने पाइप्स के साथ साथ स्टील स्ट्रिप्स की भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी। 1999 से 2015 के बीच कंपनी ने काफ़ी सारे बोनसेस इशू करे, हम आगे स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहला बोनस इशू करा 1:1 में। फिर 2013 में कंपनी ने 5:1 में एक और बोनस इशू करा और लेटेस्ट 2015 में कंपनी ने 1:1 का बोनस इशू करा। 2016 की बात करें तो कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ था जो कि एनएससी अंडर एसएमई प्लेटफॉर्म में लिस्ट हुआ विद 50 रुपी पर शेयर के प्राइसिंग में। 2023 में अगर हम देखें तो कंपनी ने एक स्टॉक स्प्लिट करा 1:10 में, तो जिससे मोटा मोटा अगर हम बताएं तो कंपनी के जो 10 रुपए का शेयर है वो 1 रुपए का हो गया आफ्टर स्टॉक स्प्लिट। तो ये कंपनी ने क्यों करा? मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। और 2024 की अगर हम बात करें तो कंपनी के बोर्ड ने 600 करोड़ के क्यूआईपी का अप्रूवल दे दिया था, जिसमें कंपनी ने 500 करोड़ रेस करे थ्रू क्यूआईपी। और ये जो क्यूआईपी का प्रोसेस था यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ये 500 करोड़ की बात हुई थी रेस करने की, बट 800 करोड़ की ओवर सब्सक्रिप्शन हम देख सकते थे यहाँ पे। लोकेशंस की बात करें तो कंपनी के टोटल 6 प्लांट्स हैं। 2 प्लांट उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे आप उनके एड्रेस देख सकते हैं। 2 प्लांट गुजरात में है, एक प्लांट आंध्र प्रदेश में है और एक प्लांट महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। सेक्टरल एनालिसिस में आते हैं। अगर हम पाइपलाइन सेक्टर की करंट मार्केट वैल्यू देखें तो 100 से 110 बिलियन के आसपास है, जो कि एक्सपेक्टेड है बाय 2030 170 बिलियन पहुंचने का विथ ए CAGR ऑफ 8 to 9%। और करेंटली इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज कंज्यूमर है स्टील का। और ये मैं स्टील का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हाईटेक पाइप्स मेनली स्टील में कामकाज रखती है। और अगर आपको जानना है फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कौन है स्टील की, तो उसमें चाइना का नाम आता है। एक एनालिसिस से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्टील साइकिल होती है वो हर 3 से 5 साल में चलती है। पर कैपिटा कंजम्पशन अगर हम इंडिया में देखें स्टील का तो वो है 86 किलो। और ये 2024 का डेटा है, जो हम कंपेयर करेंगे चाइना से 650 किलो पर कैपिटा में। और आप ये मार्जिन देख सकते हैं कि इंडिया सेकंड में आती है और चाइना फर्स्ट में आती है। ऐसा नहीं है कोई छोटा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है। तो इससे हमें पता लग रहा है हेडरूम काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे ग्रो करने का। 2017 में सरकार ने पॉलिसी भी रिलीज करी थी, नेशनल स्टील पॉलिसी, जिसमें सरकार ने बताया कि बाय 2030 वो स्टील प्रोडक्शन को 300 मिलियन टन तक पहुंचा देगी,
जो कि अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, वो स्टील प्रोडक्शन 200 से 200 मिलियन टन के आसपास है। तो आप देख सकते हैं आने वाले 5 सालों में हम एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू ये सरकार की नेशनल स्टील पॉलिसी से चलें। आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स 44% होल्ड करते हैं। रिटेल का नाम अगर हम देखें तो 38.1% होल्ड है रिटेल का। और एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, प्रमोटर्स 44 कम होने के बावजूद DIIs का इन्वॉल्वमेंट 16.1% है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। FIIs भी 1.7% होल्ड रखते हैं और अदर्स में 0.2% आता है। यहाँ पे आप प्रमोटर्स के नाम पढ़ सकते हैं, ये मेनली फैमिली ओन्ड है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप FIIs और DIIs के नाम पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल्स की बात करते हैं। फंडामेंटल्स में सबसे पहले आते हैं PE में। अगर हम करेंट इस कंपनी का PE देखें, माफ़ कीजिएगा यहाँ सेक्टर लिख दिया है मैंने। अगर हम करेंट हाईटेक पाइप्स का PE देखें तो 20 से 25 के आसपास है। और वहीं अगर हम इस इंडस्ट्री का PE देखें करेंट में तो 30 से 35 है। तो इससे हमें पता लग रहा है जो हाईटेक पाइप है वो अंडर वैल्यू है। और अगर हम एवरेज देखें कि एवरेज PE क्या रहता है इन सेक्टर में, तो 45 के आसपास है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है अभी वो करेंटली अंडर वैल्यू है, और जो हमारा स्टॉक है वो करंट इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से भी अंडर वैल्यू है। तो हम एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाले समय में इस स्टॉक में देख सकते हैं। PEG की अगर हम बात करें तो अगर हम PEG के दो एस्पेक्ट्स अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम 3 साल का PEG कैलकुलेट करें तो काफ़ी एक फेयरली वैल्यूड हमें PEG मिलता है, जिससे हमें पता लगता है बाइंग हम बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि है 1.07। और 1 एक काफ़ी फेयरली वैल्यूड बोलते हैं, अंडर वैल्यू भी नहीं बोलते, ओवर वैल्यू भी नहीं बोलते, फेयरली वैल्यूड बोलते हैं PEG को। और वहीं अगर हम 5 साल का PEG कैलकुलेट करें तो 2.57 आता है। ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नंबर है। इसका रीज़न अगर मैं बताऊं तो लॉकडाउन के बाद जब इंडस्ट्री में इतनी बड़ी डिमांड आई तो नंबर्स भी काफ़ी इन्फ्लेट हो गए थे उस टाइम। 3 साल का PEG मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एक नंबर है देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि कंपनी की वैल्यू कितने प्राइस पॉइंट में जस्टिफाइड है, तो वो कैलकुलेट होती है। और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक हम ग्रोथ रेट लेते हैं कि कंपनी ऑन एन एवरेज कितना ग्रो करती है, और एक हम एवरेज PE ले लेते हैं। तो जिससे हम मोटा मोटा कैलकुलेट करते हैं वैल्यू कैसे निकलती है। और अगर हम इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 72 से 100 के बीच एक गुड बाइंग जोन हमें दिखता है। और सिंस ये वीडियोस हम प्री शेड्यूल्ड करते हैं तो अभी अगर हम करंट वैल्यू देखें तो 75 के आसपास है ये स्टॉक। आगे बढ़ते हैं। EPS की बात करते हैं। EPS अगर हम देखें, एक चीज़ हमें डिसपॉइंटिंग दिखेगी यहाँ पे, पिछले 9 से 10 साल में कंपनी सिर्फ 4 गुना ही बढ़ी है EPS से। बट अगर आप इसके फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे, आप इस कंपनी को रोज ट्रैक करेंगे तो आपको पता लगेगा ये EPS कम इस रीज़न से नहीं है। EPS कम क्यों है? कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा बोनसेस और स्प्लिट्स दिए थे। हमने आपको पिछली स्लाइड में भी दिखाया था, कंपनी ने 3 बोनसेस, एक स्प्लिट, और वो स्प्लिट भी काफ़ी बड़े नंबर में था। तो ये मोटे मोटे रीजंस हैं, EPS हमें कम दिखता है। हम इसमें और डीप में जाएंगे जब हम पीयर कंपैरिजन में आएंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि कंपनी जो ग्रो कर रही है वो कौन से एस्पेक्ट में ग्रो कर रही है। आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी को आप डिविडेंड के लिए मत लीजिए, क्योंकि आप मोटा मोटा देख सकते हैं ये 8% का डिविडेंड आया था 2016 में, और उसके बाद से 1% का डिविडेंड है, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है। तो ये कंपनी को आप डिविडेंड के लिए मत लीजिए, और ये आने वाले समय में भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी ने जितने बोनसेस और स्प्लिट्स दिए हैं उसको स्टेबलाइज होने में अब कई साल लगेंगे। तो तब तक कंपनी एक हेल्दी अमाउंट ऑफ डिविडेंड नहीं दे पाएगा। डेट की बात करते हैं तो कंपनी का डेट है 180 करोड़ के आसपास, और वहीं अगर हम एसेट्स देखें कंपनी के तो 1700 करोड़ के आसपास है मोटा मोटा। तो डेट टू एसेट अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.1 आता है, जो कि काफ़ी कंजर्वेटिव साइड में है। और ये कंजर्वेटिव साइड में क्यों है? क्योंकि कंपनी इक्विटी दे रही है, डेट रेज नहीं कर रही, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि बैंकरप्सी के चांसेस कम है सिंस डेट कम कर रही है।
तो हम मोटा मोटा बोले कंपनी काफ़ी कंजर्वेटिव साइड में कामकाज कर रही है। आगे बढ़ते हैं। पीबीटी की बात करें तो पीबीटी, अगर हम यहाँ का प्रॉफिट देखेंगे तो आपके सारे पिछले डाउट, डेट, ये डिविडेंड और ये आपका ईपीएस, ये तीनों डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे पीबीटी देख के। 2016 में आप इनका प्रॉफिट देखिए, ये कोविड टाइम की मंदी है, और उसके बाद आप करंट सिनेरियो देखिए, ये आप ग्रोथ खुद देख सकते हैं। तो ये ग्रोथ आप इनके नंबर्स में देख रहे हैं, बट कंपनी सिंस स्प्लिट कर रही है तो उनका इक्विटी साइज बढ़ रहा है, तो इसलिए आप ये ग्रोथ जो है वो आप ईपीएस में रिफ्लेक्ट होता नहीं देख रहे, ये ग्रोथ आप उनके डिविडेंड में रिफ्लेक्ट होता नहीं देख रहे। बट अगर आप उनके फाइनेंशियल्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता लगेगा कंपनी ग्रो कर रही है और काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रही है। आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कंपनी के कोर ऑपरेशंस कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी की इन्वेंट्री भी हम इन डिमांड देख रहे हैं। इन्वेंट्री डिक्लाइन होने का मतलब है कंपनी का जो सामान है, आप देखिए कि एक दुकान है, वहाँ पे रोज सामान खाली हो जाता है, तो मतलब डिमांड बढ़ रही है उस दुकान की। तो वैसे ही इन्वेंट्री डिक्लाइन में होना काफ़ी अच्छी बात है, मतलब डिमांड है उसकी मार्केट में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंटली एसेट्स बाय कर रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो कंपनी को अभी एक बिग चंक मिला है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर, बट वो नॉन रिकरिंग है। तो और वो क्यों मिला है? बिकॉज ऑफ इट्स बोनसेस एंड स्प्लिट्स, तो उसे हम प्रॉफिट्स में नहीं कंसिडर करेंगे। बट अगर आप एक साल का कैश फ्लो देख रहे हैं तो उसमें आप एक सडन स्पाइक देख सकते हैं, तो इसलिए वो बता दिया वो क्यों है। आगे बढ़ते हैं। पीयर कंपैरिजन। अब हम कंपेयर नहीं कर सकते। अपोलो ट्यूब्स ए ग्रेड स्टॉक है, श्याम मेटालिक ए ग्रेड है, वेल्सपन कॉर्प भी काफ़ी अच्छा नाम है इस सेक्टर में। बट हम बताते हैं हम क्यों नहीं कंपेयर करेंगे। कंपनी काफ़ी न्यू एज है इन सब पे कंपैरेटिवली, और अगर आप एज का फैक्टर भी हटा देंगे और इनकी मार्केट प्राइस देखेंगे तो हाईटेक पाइप आपको सबसे लोअर करंट वैल्यू में दिख रही है। और जो मैं एक बार आपको बता रहा था कि कंपनी का इक्विटी साइज बढ़ता जा रहा है, कि आप खुद देखिए, एक रत्नामणि मेटल्स अगर हम हटा देंगे जिसका इक्विटी साइज 7 है, उसके अलावा आप जितने भी स्टॉक्स देख पा रहे हैं उन सब का इक्विटी साइज मोर ओवर सेम ही है। तो हाईटेक्स पाइप में भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम और थोड़े बोनसेस या स्प्लिट्स देख सकते हैं कि कंपनी अपने इक्विटी साइज को और थोड़ा ग्रो करेगी। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, अभी कंपनी इक्विटी साइज बढ़ा रही है, तो इसलिए वो अर्निंग पर शेयर की वैल्यू में आप उतनी ग्रोथ नहीं देख सकते। बट जिस दिन कंपनी ने इक्विटी साइज बढ़ाना बंद कर दिया, उस दिन आप अर्निंग पर शेयर में ड्रास्टिक इंक्रीज देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड में हम कॉन कॉल की बात कर लेते हैं। कंपनी की कॉन कॉल हुई थी 8 अगस्त को, जहां पे कंपनी ने बताया उनका रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू बेसिस में देखें तो 16% की ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में 8%, मोटा मोटा 8.5% की नेगेटिव ग्रोथ है। पैट अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है पैट, 88% का अपसाइड हम देख सकते हैं, ये ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है ऑन क्यू बेसिस। और अगर हम वाई ऑन वाई देखें तो मोटा मोटा हम 16% बोल सकते हैं इसको। वोलेटिलिटी कौन से सेंस में होगी? हम इस सेक्टर में प्राइस का डिक्लाइन देख सकते हैं। मैनेजमेंट टारगेट कर रही है आने वाले समय में 4,000 करोड़ प्लस एबिडा का, जो कि अगर हम करेंट एबिडा देखें तो वो है 3,300 करोड़ के आसपास। और ये कैसे करेगी? सिंस कंपनी की न्यू फैसिलिटीज़ आ रही हैं, जैसे मैंने केपेक्स का बताया, और आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ स्टील प्राइसेस। और इसका एक और फैक्टर मैं आपको अगले पॉइंट में बताता हूँ। जैसे करेंट कैपेसिटी कंपनी की मोटा मोटा 1.25 लाख टन के आसपास है, जिसमें 30,000 टन का हम एक एडिशन देख सकते हैं फ्रॉम इट्स न्यू फैसिलिटी, जब ये सेटअप हो जाएगा ओवर टाइम। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, या अगर आप कुछ भी गलत लगा हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं एक और बार बताता हूँ, मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। थैंक यू।